सुप्रभात। श्री श्याम महिला महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आप आज हिस्ट्री विषय के पृथ्वीराज नाम इस सेकंड भाग से रूबरू हो रहे हैं। फर्स्ट भाग हमने पढ़ लिया था और फर्स्ट भाग में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट भाग में हमने पढ़ा कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ, जन्म के बाद में उनके माता पिता का नाम क्या था, माता पिता के बाद में यदि हम बात करें कि उनके पिता की सोमेश्वर देव चौहान की मृत्यु हो जाती है और 11 वर्ष की एक छोटी सी उम्र में पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक बन जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि मंत्री और सेनापति के माध्यम से वो अपने शासन को विस्तार देता है। इसके अलावा जैसे उसने प्रारंभिक विजयों की हम बात करें तो प्रारंभिक विजयों के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने नागार्जुन पर विजय प्राप्त की, नागार्जुन के बाद में भंडारकों पर विजय प्राप्त की और वहाँ पर अपना शासन ने कायम किया। और इसके अलावा जैसे दिग्विजय की हम बात करें तो दिग्विजय के अंदर सबसे पहले जजाक मुक्ति पर विजय प्राप्त की। अब जजाक मुक्ति की हम बात करें तो जजाक मुक्ति के अंदर चंदेलों का शासन था और परसभद्री देव वहाँ का शासक था। पृथ्वीराज चौहान एक महत्वाकांक्षी शासक था। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा था, अपने साम्राज्य को विस्तार रूप दे रहा था। उस विस्तार रूप देने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने जजाक मुक्ति पर आक्रमण करके वहाँ पर अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया। अब साम्राज्य को स्थापित करने के बाद में कि जजाक मुक्ति के बाद में यदि हम बात करें कि पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात पर भी आक्रमण कर दिया। अब गुजरात के अंदर सोमेश्वर देव चौहान का ननिहाल था। शुरुआत के अंदर उनके अच्छे संबंध थे सोमेश्वर देव, लेकिन महत्वाकांक्षी शासक होने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने अपने साम्राज्य को विस्तार देने के कारण, या फिर कह सकते हैं कि इच्छिनी नाम की जो राजकुमारी थी उससे विवाह करने के उपलक्ष्य में भीमदेव और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। शुरुआत में उनके बीच में लड़ाई होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, उनके मैत्री संबंध वापिस से कायम हो जाते हैं। अब गुजरात के बाद में हमने पढ़ा कि चंदेलों पर कि गहड़वालों के साथ संघर्ष किया। गहड़वालों के साथ संघर्ष में हमने पढ़ा कि शौर्यता का जो विवाद था, या फिर कह सकते हैं कि वो एक युद्ध यानी कि संघर्ष का प्रमुख कारण बना था कि शौर्यता ने पृथ्वीराज चौहान की जो द्वारपाल की जो पत्थर की मूर्ति थी उसके गले में क्या डाली थी, माला डाली थी। अब प्रेम विवाह की हम बात करें तो क्या प्रेम विवाह सही होते हैं या सही नहीं होते? जो सच्चाई के आधार पर जो प्रेम विवाह होते हैं वो सही होते हैं, लेकिन जो सच्चाई के आधार पर प्रेम विवाह नहीं होते वो क्या होते हैं, हमारे समाज के लिए गलत होते हैं। इसलिए उनको क्या नहीं देना चाहिए, प्रमुखता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रेम विवाह होते हैं वो झूठ के आधार पे होते हैं 80%, और जो सच्चाई पे होते हैं वो केवल 20% की होते हैं। लेकिन इससे हमारा जो कह सकते हैं जो हमारे जो संस्कार हैं उनका नैतिक पतन हो रहा है। हम पढ़ रहे थे पृथ्वीराज चौहान अब शौर्यता के प्रेम विवाह के बाद में उसके पिता जयचंद गढ़वाल नाराज हो जाते हैं और वो मोहम्मद गोरी को आमंत्रित कर लेते हैं। और मोहम्मद गोरी को आमंत्रित करने के बाद में जयचंद गढ़वाल मोहम्मद गोरी का सहयोग करते हैं और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन के प्रथम युद्ध की हम बात करें तो तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीतता है? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। और फिर होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। हमने तराइन के प्रथम युद्ध तक ये टॉपिक है वो पढ़ लिया था। अब इसमें तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय। अब तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो होता है 1192 ईस्वी में, क्योंकि 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है और मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। और मोहम्मद गोरी अब किससे बदला लेना चाहता है? पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता है। वो पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए तराइन के मैदान में 1 साल बाद फिर वापिस आ जाता है। और वापिस आने के बाद में 1192 ईस्वी में वही बात है दोबारा
एक तरफ कौन है, पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी तरफ कौन है, मोहम्मद गौरी। दूसरी तरफ कौन है तराइन के मैदान में, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। इनके मध्य में क्या होता है, तराइन का युद्ध होता है। अब तराइन के द्वितीय युद्ध में 1 साल बाद जब 1192 ईस्वी के अंदर जब मोहम्मद गौरी भारत के अंदर अपनी सेनाओं का प्रवेश कराता है तो पृथ्वीराज चौहान उसको ये सूचित करता है कि वो यहाँ पर आया है तो यहाँ से जल्दी वापस चला जाए, क्योंकि 1 साल पहले हमने क्या किया था, उसको हराया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की इस बात को इनकार करते हुए मोहम्मद गौरी अपने दूत के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को ये सूचना भिजवाता है कि वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। और ये दूत जो मोहम्मद गौरी का जो दूत था, राजदूत था, वो दूत कौन था? यदि दूत की हम बात करें तो रुकनुद्दीन हमजा नाम का जो दूत था वो क्या था, मोहम्मद गौरी का दूत था। ये दूत किसके पास में जाता है, पृथ्वीराज चौहान के पास में जाता है और क्या सूचना देता है कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, हमारे जो शासक है, सम्राट है मोहम्मद गौरी, वो आप पर क्या नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। पृथ्वीराज चौहान नाराज हो जाता है, वो इसको वापिस सूचना पहुंचाता है कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि 1 साल पहले हमने आपको क्या किया था, हराया था, वापिस यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम क्या कर देंगे, आप पर आक्रमण कर देंगे। अब मोहम्मद गौरी चालबाज व्यक्ति था, कूटनीतिक व्यक्ति था। अब इसने क्या किया, अपनी कूटनीति का सहारा लिया, कैसे तो हम क्या नहीं कर सकते, पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं सकते। उसने क्या किया कि इसके पास में जो सेना थी वो एक बड़ी सेना थी, कह सकते हैं कि 1,20,000 उसमें क्या थे, घुड़सवार। 1,20,000 इसमें क्या थी, घुड़सवार। अब ये 1,20,000 घुड़सवारों को क्या कर देता है, टुकड़ियों में, अलग अलग टुकड़ियों में विभाजित कर देता है और अपनी वापिस सूचना किसके पास में पहुंचाता है, मोहम्मद गौरी राजदूत के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के पास ये सूचना भिजवाता है कि मैं मेरे भाई के कहने पर यहाँ पर आया हूँ, यदि कुछ समय के लिए आप मुझे, यानी कुछ समय दीजिए आप मुझे, और तब तक मैं आप यहाँ पर ठहरूंगा और तब तक अपने भाई से ये पूछ लूँगा कि मुझे आप पर आक्रमण करना है या नहीं करना है। वो अपने भाई के पास में ये उसकी क्या थी, कूटनीतिक चाल थी कि तब तक वो क्या कर ले, पूर्ण रूप से क्या कर ले, युद्ध की तैयारियां कर ले। अब मोहम्मद गौरी क्या करता है, जब दोनों की सेनाएं तराइन के मैदान में यानी कि थोड़ी दूरी पर आमने सामने होती है, तो मोहम्मद गौरी एक कूटनीतिक चाल के माध्यम से अपना जो उसका, जहाँ पर उसकी सेना ने जो पड़ाव डाल रखा था, वहाँ पर वो एक जश्न का आयोजन करता है और वो खुद उस जश्न में उपस्थित होता है। और पृथ्वीराज चौहान के जो गुप्तचर हैं वो उसकी सूचना लाकर देते हैं कि मोहम्मद गौरी है, वो तो आराम से रुका हुआ है और उसने जश्न का आयोजन किया है और सारे सैनिक उस जश्न में उपस्थित है। अब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चलती है, तो पृथ्वीराज चौहान कोई भी किसी भी प्रकार की सैनिक तैयारियां लेकर के आराम से तराइन के मैदान में रुक जाता है और वो ये सोचता है कि हो सकता है कि उसके भाई की सूचना उसके पास में आए और वापस वो क्या हो जाए, अपने वापस से देश लौट जाए। लेकिन मोहम्मद गौरी चालबाज था, उसने उस दौरान क्या किया, अपने अलग अलग टुकड़ियों के माध्यम से वो अलग अलग टुकड़ियाँ पृथ्वीराज चौहान जहाँ पर रुका हुआ था उसके चारों तरफ अपनी अलग अलग टुकड़ियाँ क्या कर देता है, सैनिकों की भेज देता है। अर्धरात्रि तक जहाँ पर जश्न हो रहा था, उस जश्न में क्या है, खुद उपस्थित होता है और कुछ निठल्ले कामचोर सैनिकों को उपस्थित वहाँ पर रखता है और ये प्रदर्शित करता है कि वो पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं है, वो तो एक जश्न मना रहा है। लेकिन मौका पाकर अर्धरात्रि के बाद खुद अपनी सेना लेकर वो कहाँ पर है,
यानी कि जहाँ तराइन के मैदान में जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की सेना रुकी हुई थी उस पर आक्रमण करने के लिए रवाना हो जाता है। अब सुबह के टाइम में मोहम्मद गौरी किस पर आक्रमण कर देता है? पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर देता है। उस दौरान यानी पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे? अपनी दैनिक जो दिनचर्या थे उससे निर्वत हो रहे थे। कोई सुबह उठा ही नहीं था, कोई उठ गया था तो वो क्या है, अपनी जो सुबह सुबह की जो दैनिक क्रिया होती हैं, कोई नाश्ता कर रहा था, कोई नहा रहा था, या कह सकते हैं कोई अपने अपने अलग अलग कार्यों में व्यस्त थे। उस दौरान मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर देता है और उसका आक्रमण इतना भयंकर था कि पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे उस आक्रमण से क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं। उसके बाद में तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी किसको हरा देता है? पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। अब पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में क्या है? हार जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अब कुछ इतिहासकार ये बात कहते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद में मोहम्मद गौरी उसको वहीं पर समाप्त कर देता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन कुछ इतिहासकार अपना अलग मत देते हैं। वो कहते हैं कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से पकड़कर कहाँ ले जाता है? गजनी ले जाता है। और गजनी ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को पहले तो कई दिनों तक भूखा रखता है। भूखे रखने के बाद में कि उसकी दोनों आंखें फोड़ दी जाती है। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। दोनों आंखें फोड़ने के बाद में कहते हैं कि उन आंखों में मिर्ची और नमक भी डाला जाता है। अब पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र था चंद्रबरदाई। कौन था? चंद्रबरदाई। अब चंद्रबरदाई मिलने के लिए जाता है किसके पास में? पृथ्वीराज चौहान के पास में। और ये अपना मित्र धर्म निभाने के लिए, क्योंकि चंद्रबरदाई की जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो है। आपको ध्यान में रखना है, इसकी रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो है। और ये किसका मित्र था? पृथ्वीराज चौहान का मित्र था। इसका मित्र भी था और साथ में इसका एक कह सकते हैं राजकवि भी था। अब चंद्रबरदाई किसके पास में जाता है? गजनी जाता है, जहां पर पृथ्वीराज चौहान को कैद किया। गजनी जाकर वो मोहम्मद गौरी से मिलता है और अपने मित्र से मिलने की जो इच्छा है उसको प्रकट करता है। जब चंद्रबरदाई को उससे मित्र से मिलाया जाता है तो साथ में कहते हैं कि चंद्रबरदाई एक कटार भी छुपा कर ले गया और अपनी मित्र की इस दशा को देखकर वो कटार से अपने मित्र पर वार करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी दौरान मोहम्मद गौरी के कुछ सैनिक उसकी कटार को पकड़ लेते हैं और उसके बाद में बड़े दरबार में उन दोनों मित्रों की बेइज्जती भी की जाती है। ठीक है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है। फिर उसके बाद में चंद्रबरदाई ये प्रण कर लेता है कि वो अपने मित्र की हार का या पराजय का या उसके साथ में जिस प्रकार से मोहम्मद गौरी ने जो व्यवहार किया है उस व्यवहार का वो बदला लेगा। किससे लेगा? मोहम्मद गौरी से। तो वो अपने मित्र को समझाता है कि यदि मैं मोहम्मद गौरी को राजी कर लेता हूँ कि आप बाण चलाने में माहिर हैं तो मोहम्मद गौरी के विरुद्ध आप अपनी जो तीरंदाजी है उसको प्रदर्शित करना है। क्योंकि कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ऐसे एक वीर तीरंदाजी योद्धा थे जो आवाज पर भी क्या है अपने बाण को चला देते थे। अब ये बात किसको पता चल जाती है? ये बातें कि मोहम्मद गौरी है ना वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि आपके जो, क्योंकि मोहम्मद गौरी के सामने चंद्रबरदाई अपने जो शासक है अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान की बढ़ाई करता है और उस बढ़ाई के कारण जब वो बढ़ाई सुनता है उसके बारे में जो गाथा सुनता है तो उससे नाराज हो जाता है मोहम्मद गौरी। और नाराज होने के बाद में वो कहता है कि तेरा मित्र यदि ऐसा है तो मुझे क्या कर दे, अपने बाण से मार कर दिखाता।
कि राजी नहीं होता, लेकिन बाद में पृथ्वीराज चौहान राजी हो जाता है किस पर वार करने के लिए, मोहम्मद गौरी पर वार करने के लिए, कि जिस प्रकार मोहम्मद गौरी ने हमारे साथ धोखा किया है उसी प्रकार क्या करेंगे, मोहम्मद गौरी के साथ धोखा करेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान को बता देता है, कोडवर्ड में उसको समझा देता है कि किस प्रकार मैं यदि आपको कहूँ कितनी दूरी पर, तो आपको इस प्रकार से अपने तीर को या फिर जो अपनी कला है उसको इस प्रकार से प्रदर्शित करना है। यदि मैं आपको कहूँ कि इस प्रकार से, तो आपको इस प्रकार से अपनी कला को प्रदर्शित करना है। तो बड़े दरबार में जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सामने पेश किया जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान के सामने जो पृथ्वीराज चौहान का जो राजकोई था, चंद्रबरदाई जो मित्र था, वो उसको समझाता है अपनी भाषा में कि आपको इतनी दूरी पर, इतने गज पर, इतने हिसाब से, इतनी ऊंचाई पर, इतनी लंबाई पर तीर लगाना है। और उसी समय कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान सटीक निशाने पर पहले तो अपनी कला को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि एक सही दिशा में वो बाण नहीं चला पाए, लेकिन बाद में एक सही दिशा में, यानी मोहम्मद गौरी जहाँ पर बैठा हुआ था उस दिशा में वो बाणें चला देते हैं। उसके बाद में मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में एक युद्धंती ये भी इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मोहम्मद गौरी को मारने के बाद में पृथ्वीराज चौहान और उसका जो कवि था चंद्रबरदाई दोनों आपस में कटार मारकर मर जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ये था पृथ्वीराज चौहान का टॉपिक। अब इसके बाद में कि इस युद्ध के परिणाम क्या होंगे, कि युद्ध के परिणाम में यदि हम बात करें कि तराइन के द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार जाता है, तो भारत के बीचों बीच क्या है, तुर्की राज्य की नींव वो पड़ जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो भारतीय इतिहास में एक युग परिवर्तनकारी युद्ध है, वो भी माना जाता है। अब तराइन का जो दूसरा युद्ध था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण क्या रहे। पृथ्वीराज चौहान था, उसके हार के क्या कारण रहे। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण, पृथ्वीराज चौहान के पराजय के कारण, कि हार के कारण क्या थे पृथ्वीराज चौहान की। तो हार के कारणों की हम बात करें तो सबसे पहला जो कारण था वो मानते हैं, पहले कारण की भोग विलासी, कि पृथ्वीराज चौहान था वो भोग विलासी व्यक्ति था। अब भोग विलासिता की हम बात करें और भोग विलासिता के बाद में कि भोग विलासी कैसे मान सकते हैं कि उसने योगिता से विवाह किया था। विषयोगिता से विवाह के उपलक्ष्य में क्या कह सकते हैं, इसको भोग विलासी कह सकते हैं। या फिर अपना ज़्यादातर समय वो किसमें व्यतीत करता था, यानी अपने आमोद प्रमोद में, या फिर नर्तकियों के गान हैं राज दरबार में उनको सुनने में क्या अपना ज़्यादातर समय वो नष्ट कर देता था। दूसरा इसमें पृथ्वीराज चौहान के पराजय के कारण में दूसरा कारण की हम बात करें तो शासन के प्रति अरुचि भी कह सकते हैं, कि शासन के प्रति अरुचि, शासन के प्रति अरुचि, कि पृथ्वीराज चौहान था उसके शासन के प्रति अरुचि थी, क्योंकि वो ज़्यादातर समय अपना समय वो भोग विलास में व्यतीत कर रहा था। और भोग विलास में व्यतीत करने के बाद में शासन के प्रति वो धीरे धीरे उसके अंदर जो रुचि थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, समाप्त हो रही थी। वो शासन के प्रति अरुचि भी क्या हो रही थी, पृथ्वीराज चौहान की पराजय का कारण रही थी। तीसरी यदि हम बात करें तो मोहम्मद गौरी की तुलना में योग्यताएं कम थी। मोहम्मद गौरी की तुलना में योग्यताएं कम, मोहम्मद गौरी की तुलना में योग्यताएं कम। पृथ्वीराज चौहान के अंदर जो योग्यताएं थी वो मोहम्मद गौरी की तुलना में कम थी। क्यों थी? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान था वो सीधा साधा था, योद्धा तो था लेकिन सीधा उसका जो
और जो मोहम्मद गौरी था वो एक कूटनीतिक शासक था। उसके कारण क्या है, मोहम्मद गौरी की तुलना में पृथ्वीराज चौहान की जो योग्यता थी उसकी तुलना में कम बताई गई है। इसके अलावा हार का जो चौथा कारण है वो बताते हैं इसमें, जैसे सैनिक संख्या कम थी, सैनिक संख्या कम। अब सैनिक संख्या कम कैसे थी कि मोहम्मद गौरी के पास में 1,20,000 घुड़सवार थे, पृथ्वीराज चौहान के पास में एक छोटी सेना थी, इसलिए बड़ी सेना का क्या नहीं कर पाया, वो अपनी छोटी सेना के माध्यम से सामना नहीं कर पाया। इसके अलावा 5 नंबर पे यदि हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के पराजय के कारणों में 5 नंबर है इसमें मोहम्मद गौरी की सेनाओं को समझने पर, मोहम्मद गौरी की सेनाओं को समझने पर, मोहम्मद गौरी की सेनाओं को समझने पर, सेनाओं को समझने पर यह भी इसका कारण मानती है। जो 5वां कारण क्या मानते हैं पृथ्वीराज चौहान की हार का, कि मोहम्मद गौरी की जो सेनाएं थी उसको पृथ्वीराज चौहान ने समझ नहीं पाया, क्योंकि उसकी जो सेना थी वो अलग अलग टुकड़ियों के माध्यम से क्या कर रही थी, अलग अलग टुकड़ियों के माध्यम से अपनी सेना को गठित करके या संगठित करके आक्रमण कर रही थी, और पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं को एक जगह रुकी हुई थी। तो ये तो थे क्या थे, पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण थे। अब इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन की हम बात करें कि पृथ्वीराज चौहान के मूल्यांकन की पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन। अब मूल्यांकन में सबसे पहले हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान था वो एक वीर व साहसी योद्धा था, वीर व साहसी योद्धा था। ये बात हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि उसने जब श्योमिता से विवाह किया तो वो कनौज जाकर खुद गया श्योमिता का वहां से अपहरण करके, या फिर क्या कह सकते हैं कि श्योमिता को खुद वहां से जाकर अपने साथ लाया था। तो वीर और साहसी था। इसके अलावा उसने अनेक साम्राज्य जैसे गढ़वालों के साथ भी संघर्ष किया, गढ़वालों के अलावा मुसलमानों से भी संघर्ष किया, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को भी हराया, जजाकोटी पर विजय भी प्राप्त की। तो ये क्या है, उसकी वीर और साहसी योद्धा के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं। 2 नंबर पे यदि बात करें तो सैनिक प्रतिभाओं से युक्त व्यक्ति था, सैनिक प्रतिभाओं से युक्त व्यक्ति। अब सैनिक प्रतिभाओं से युक्त व्यक्ति की हम बात करें, सैनिक प्रतिभाओं से युक्त व्यक्ति या शासक, तो उसमें अनेक प्रकार की जो एक सेनानायक के अंदर जो प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है, वो सब कुछ था, लेकिन एक कूटनीतिक का अभाव था। वो कूटनीतियों को नहीं जानता था, क्योंकि वो किसी भी प्रकार को, क्योंकि चौहान जो शासक होते थे उनका एक धर्म होता है कि वो कूटनीतियों का सहारा नहीं लेंगे या फिर किसी को धोखा नहीं देंगे। तो कूटनीतियों का सहारा नहीं लेकर क्या है, सीधे ही क्या कर रहा था, दूसरे शासक मोहम्मद गौरी के साथ संघर्ष कर रहा था, इसलिए उसकी हार हुई। 3 नंबर की बात करें तो एक कुशल सेनानायक भी था। पृथ्वीराज चौहान क्या था, एक कुशल सेनानायक भी था। कुशल सेनानायक होने के कारण ही उसने क्या किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। क्या किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, जैसे जजाकोटी पर विजय। और इसके अलावा 4 नंबर की बात करें तो विद्वानों व कवियों का आश्रयदाता भी था। विद्वानों व कवियों का क्या था, आश्रयदाता भी था। पृथ्वीराज चौहान है वो विद्वानों व कवियों का आश्रयदाता भी था। जैसे चंद भट्टाई का नाम आता है तो पृथ्वीराज रासों की उसने रचना की थी। वो किसके शासनकाल में, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, जो उसका राज भी था। इसके अलावा जैसे जानक विजय भी हमने पढ़ी कि पृथ्वीराज विजय जब जानक की रचना थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विद्वानों और कवियों का भी क्या था, पृथ्वीराज चौहान है वो आश्रयदाता था। इसके अलावा लोक हितकारी शासक भी कह सकते हैं कि उसने अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए अनेक प्रकार के कार्यों को भी संपन्न करवाया, और अनेक प्रकार की जो समस्याएं थी उनको भी दूर किया। लोक हितकारी शासक।
6 नंबर की हम बात करें लौकिककाली शासक के बाद में धर्मशील शासक भी था। हिंदू धर्म को बनाए रखने के लिए उसने क्या किया था, मुस्लिम शासकों से यानी मोहम्मद घोरी से क्या किया था, संघर्ष किया था। इस प्रकार से इस टॉपिक को हमें समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं विनोद कुमार डाका अपने शब्दों को और अपनी क्लास को यही पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो क्या बैटरी लो दिखा के इतनी बड़ी चीज 4 मिनट की 4 4 हो गया है। आप काटते रहिए।